everyone, welcome to Books Wagon. Today we have with us Dr. Lakshman Yadav. Dr. Lakshman Yadav एक शिक्षाविद, लेखक और सामाजिक विचारक हैं, जो जाति, जनसंख्या और सामाजिक संरचना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करते हैं। उनकी लिखावट डाटा और ग्राउंड रियलिटी को जोड़कर भारत के सामाजिक सच को समझने की कोशिश करती है। सर, थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। प्लीज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो सफर है लेखक बनने का, ये किस तरह का रहा और ऐसी क्या आपकी जिंदगी में घटनाएं हुई जिसके कारण आप इस राह पर चले। शुक्रिया आपका और बुक्स वैगन का भी शुक्रिया कि इस किताब के उत्सव में मेरी किताब भी है, उस पर आपने अलग से बातचीत रखी है। सबसे पहले मैं एक पाठक ही रहा और विश्वविद्यालयों के सफर से निकलते हुए, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ाई हो, तो पढ़ने के क्रम में हमने ये बात समझी थी कि दुनिया के इतिहास में जिन चीजों का सबसे ज्यादा असर होता है बदलाव के लिहाज से, समझदारी के लिहाज से, वो किताबें होती। और किताबों में केवल शब्द नहीं दर्ज होते, केवल कहानियां नहीं होती, उनमें एक नैरेटिव होता है। समझदारी के लिए आपको बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर लगभग 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला। उस दरमियान इसका एक अगला चैप्टर हमने ये समझा कि उन किताबों को जिंदगियों से जोड़ना कितना अहम है, लोगों के रोजमर्रा के सवालों से, कि जो किताब में लिखा हो वो कितने लोगों का सच है, उसे कितने लोग ये पढ़ते हुए महसूस करते हैं कि ये मेरे हिस्से की कहानी भी इस किताब में लिखी हुई, या मेरे सवाल लिखे हुए, मेरी मुश्किलें, चिंताएं लिखी हुई। और उससे फिर दुनिया को बदलने का जो एक रास्ता बनता है कलम और किताब से, वो विश्वविद्यालय में हमने अपने विद्यार्थियों के बीच में देखा कि हमें एक अगली पीढ़ी तैयार करनी है जो जब बाहर समाज में जाएगी तो वो कैसे इस समाज को बेहतर करे। हालांकि उसके लिए भी जो वो 14 साल का सफर और कलम किताब का सफर रहा, मैंने पहली किताब लिखी थी प्रोफेसर की डायरी, जो आपके मंच पर उसमें भी आया हुआ था, लोगों ने खूब पढ़ा। उस किताब को डायरी की शक्ल में लिखना शुरू किया। मुझे ये महसूस हुआ कि जो मेरे जहन का सच है कि शिक्षा क्या है, कलम किताब क्या होता है और इंसान से उसका रिश्ता क्या है, और उसके बीच में क्या क्या चल रहा है, जब हमने उसे लिखा लोगों ने पसंद किया। फिर मुझे लगा कि, और फिर मैं विश्वविद्यालय में नहीं रहा, फिर मैं अभी बाहर हूँ, और उस समय फिर कलम और किताब के और करीब जाने का मौका मिला। फिर ये समझने का मौका मिला कि दुनिया को बदलने की सबसे स्थायी कोशिशें अगर कोई करता है, कोई नेता आता है तो वो कुछ दिन के लिए कामयाब हो सकता है। कोई बहुत कामयाब आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए तो उसका एक दौर होता है, किताबों का कोई दौर नहीं होता। अगर उन किताबों में अपने दौर का सच है तो वो हर दौर में याद की जाएगी। इस चीज ने मुझे किताबों के लिखने, पढ़ने और रचने की दिशा में और आकर्षित किया। और चूंकि मेरी यात्रा ही कलम और किताब की रही है, तो मैं उसी उम्मीद पर, उसी रास्ते पर चलते हुए अपने समय के एक जरूरी मसले पर, एक ऐसा सवाल जिस पर धारणाएं बहुत लोगों की होती हैं और सूचनाएं कम होती हैं, तो मैंने ये किताब जाति जनगणना उस सफर के एक पड़ाव की तरह लिखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे लोगों ने प्रोफेसर की डायरी को प्रेम दिया, वैसे इस किताब को भी। तो सर, आपने विश्वविद्यालय की बात की, आप उतने समय तक हमारी युवा पीढ़ी के साथ रहे। आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो भारत का युवा है वो किताबों की तरफ, खास करके हिंदी की किताबों की तरफ जा रहा है या फिर सोशल मीडिया के दौर में इससे दूर जा रहा है? बहुत जरूरी सवाल आपने किया है, और अभी तो मैं ये कहूँ कि इसका भी जवाब मेरे पास है नहीं, अभी इसका जवाब मैं भी खोज रहा हूँ कि हमारी नई पीढ़ी किताबों को लेकर क्या सोचती है। मेरा अपना जो अपना एहसास है, अपना नजरिया है, अगर वो मैं साझा करूं, एक समय आपने देखा होगा कि क्रिकेट में 5 दिन का टेस्ट मैच भी लोग टीवी पर बैठकर देखते थे। फिर वनडे आया, 50 ओवर, दोनों मिला के 100 ओवर, वो भी पूरे टाइम लोग देखते थे। फिर अब 2020 आ गया। वैसे ही आप कंटेंट की दुनिया में देखें तो कई, एक तरफ वेब सीरीज का कई घंटे का शो भी है, 5-5 घंटे की भी फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में भी हैं, और अब हम रील्स पे आ गए। 1 मिनट के भीतर कुछ चाहिए, अगर अच्छा मिला तो 5 सेकंड 10 सेकंड बाद कोई टिकेगा उस पर, अच्छा नहीं मिला तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, वो स्क्रॉल करता जाएगा।
तो ये जो नई जनरेशन है जिसको बहुत तेज अपना आसपास का समय मिला है, अगर उसे बहुत तेज और बहुत जल्दी में सब कुछ चाहिए, तो किताबें तो उस पैमाने पर खरी नहीं उतरेंगी। वो तो बहुत ठहरने की आपसे गुजारिश करती है कि जब सुकून में हो, परेशानी में हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, तो किसी किताब को उठा लो। जैसे एक ज़माने में अकबर इलाहाबादी ने अखबारों को लेकर के कहा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अब तो अखबार भी कोई नहीं पढ़ता, अब तो सारी चीज़ें हर दौर का समय बदलता रहता है और उसके मुताबिक हर आने वाली पीढ़ी अपने ढंग से अपनी पसंदगी और नापसंदगी तय करती है। लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत निराश नहीं हूँ कि मौजूदा पीढ़ी किताबों से बिल्कुल दूर जा रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल इसकी कोशिश तो की जा रही है कि लोग पढ़ें कम, या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाएं एडमिशन लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का माहौल बड़ा खराब है आजकल। लेकिन शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के चलते ये कहा गया कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो पढ़ने की जरूरत क्या है। पहले तो लोग जगह जमीन बेच करके किसी को पढ़ाते थे कि ये पढ़ लिख लेंगे तो हमारा मुकद्दर बदल जाए। तो शिक्षा जैसे रोजगार का पर्याय नहीं है, वैसे ही किताबें किसी जल्दी से पा लेने वाले मकसद में आपको कामयाब नहीं करेंगी। तो बेशक मुश्किल वक्त आ गया, हड़बड़ी का वक्त आ गया है, और आप सही जानते हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितना जोर से बोल लेते हैं और आप कितना जोर से बोल रहे हो, बाकी लोग कितना जोर से आपका समर्थन कर रहे हैं, इसी से आप सही हो जा रहे हैं। ऐसे दौर में किताबें सच की तरफ ले जाती हैं, किताबें आपको उम्मीद बनाती हैं। तो मेरा मानना है कि नई पीढ़ी में भी एक पाठक वर्ग तैयार हुआ है, और इस बात को जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा अपना एक अनुभव है। मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी तकरीबन हिंदी में 50,000 बिक गई है। तो हिंदी की कोई किताब इतने दिनों में, इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा बिके, बहुत कम हुआ है। शायद हाल के दिनों में बहुत कम ऐसी किताबें मिलेंगी। मेरे लिए तो फिर ये अच्छा है कि मेरा पाठक मुझे पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि किताबें अभी भी लोग खोजेंगे, बशर्ते कि अच्छी किताबें आएँ, जो किताबें आपको खुश करें, परेशान करें, पुराने सवालों का जवाब दें और नए सवाल पैदा करें। इस तरह की किताबें आप आज भी लोग पसंद करते बहुत खूब। तो सर जैसे आपने कहा कि बहुत हड़बड़ी का आजकल माहौल रहता है, तो ऐसे माहौल में लोगों के धैर्य को जगाने के लिए आप अपनी अपनी लिखित भाषा में क्या ऐसी जड़ी-बूटी डालते हैं कि लोग उसे पढ़ें और रुकें? 2 चीज़ें होती हैं, मतलब एक तो वसीम बरेलवी ने लिखा है ना कि कौन-सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आपको सुनने वाले लोग हैं। अब अब ये निर्भर इस बात पर कर रहा है कि आप कह क्या रहे हैं। मैंने प्रोफेसर की डायरी में शुरुआत में उसकी भूमिका में ये बात कही कि अगर मैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कोई ऐसी बात कहूँ जो लोगों को शायद नहीं पता हो, जो स्कूल में आ गया, यूनिवर्सिटी में आ गया, उसे शायद पता हो लेकिन बाहर की दुनिया को नहीं पता है, तो वो सच जो उनके हिस्से का है, जो शायद वो कह नहीं पाए, उस इतिहास को कहने के लिए मैंने कोई अगर टॉपिक चुना है, तो पाठक को लगेगा कि यार ये मेरा किस्सा है। आपको वो सिनेमा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें नायक नायिका हीरो हीरोइन की जगह पर जब आप कहीं कहीं देखते हैं कि ये तो मेरे हिस्से की बात है, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, ये जो कनेक्शन है, ये जो जुड़ना है, अगर किताब का लेखक अपने बड़े पाठक समुदाय की हिस्से का सच कह रहा होगा, उनके जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दे चल रहा होगा, तो लोग पढ़ेंगे। और ऐसे उम्मीद में हाशिए पर मैंने अपने प्रोफेसर की डायरी में भी एक बात कही थी कि हिरणों का इतिहास नहीं महंगा, शिकारी अगर इतिहास लिखेंगे तो हिरण की गाथा नहीं। इसलिए इस दौर में हर व्यक्ति को अपनी कहानी कहनी चाहिए, और किताबें आ रही हैं। मैं बुक्स वैगन ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं इसे एक बार मैंने देखा, तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि कितने तरह की किताबें यहाँ पर हैं, और ये बता रही हैं कि इतने तरह के लोग लिखने वाले हैं, तो लोग पढ़ेंगे। जाति जनगणना किताब भी इसी की एक कोशिश है कि एक ऐसा टॉपिक जिस पर मैंने कहा ना कि जैसे जाति शब्द आता है, लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, उनको लगता है कि अरे इसकी क्या जरूरत है अभी बात करने की। फिर कुछ दिन बाद आप कहोगे गरीबी पर कोई किताब, अरे गरीबी शहर में आप बैठे हैं तो आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ झारखंड वाले आदिवासी पर कोई किताब आए, आपको लगेगा ये कौन पढ़ेगा। नहीं साहब, वो दूर बैठा है, उसकी भी बात तो कोई कहेगा। कोई उनका भी जियाउद्दीन बर्नी होगा, कोई उनका भी कौटिल्य होगा जो उनके बारे में कुछ कहेगा।
तो किताब अगर आप ऐसी लिखते हैं जो एक बहुत बड़े समुदाय को अपनी कहानी की तरह लगेगा, तो लोग खोज कर उसे पढ़ें। तो आपकी लिखी कहानियों में क्या कोई ऐसा किरदार या कोई ऐसी बात जो आपकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा है, जहाँ से आपने प्रेरणा ली? जो प्रोफ़ेसर की डायरी थी, वो तो चूँकि डायरी थी तो वो मेरी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा था। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं की शैली में थी कि मैं जब घर से बाहर गया, पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखा तो देखकर हैरान हो गया कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी भी होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आया तो और ज़्यादा हैरान हो गया कि यहाँ के डिग्री कॉलेज तो इतने अच्छे हैं, मेरे मेरे ज़िले पूर्वांचल के डिग्री कॉलेज तो बर्बाद हो गए। वहाँ तो पेंट उखड़े पड़े हैं, जब से बना उसमें दोबारा कोई पेंट ही नहीं हुआ। तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। फिर मैं देख रहा था कि यहाँ के बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नई कहानियाँ हैं, इनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, वो मेरे दूर-दराज के इलाकों में नहीं है, उन चीज़ों को दर्ज करता था। तो वो सारे प्रोफ़ेसर की डायरी के किस्से तो मेरी मेरी कहानी कहते हैं और उसमें बाकी लोगों की कहानी है। लेकिन ये किताब जब मैंने लिखना शुरू किया जाति जनगणना, इस किताब में आप देखेंगे कि वो सवाल मैंने चुना, जो इस देश का बहुत ज़रूरी सवाल है, जिस पर राजनीति में चर्चा होती है, लेकिन नीति नहीं बनती। जिस पर समाज में चर्चा होती है, लेकिन सामाजिक बदलाव को बहुत लोग कबूल नहीं करते। परसेप्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप इसके बारे में बात करेंगे तब वैसे ही बोला जाएगा कि अब तो जातिवादी हैं। आपने अपनी किताब का टाइटल ही दिया जाति जनगणना। इसकी क्या ज़रूरत है? अब तो हम एक ही ताले में खाते हैं। तुम सारे लोग एक साथ मिल कर के घूम रहे हैं। नहीं साहब, कई बार तो चीज़ें वक़्त के साथ देखने के नज़रिए में बदलाव लाती हैं। वो कहानी मुझे प्रेरित करती है और मैं अपनी सोसाइटी को जब करीब से देखता हूँ तो ये महसूस करता हूँ कि मेरे समाज में एक बहुत बड़ा तबका है, जो आज भी बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ गया है। उस तक एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है। उस तक खाने के चीज़ें नहीं हैं। दिल्ली वाले अब विषैली हवा में, ज़हरीली हवा में साँस ले रहे हैं, तब उनको समझ में आ रहा होगा कि बहुत बड़ी आबादी के लोग वहाँ अगर साफ हवा नहीं, साफ पानी नहीं, साफ खाने को नहीं, अच्छे विश्वविद्यालय नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं और उनकी बात कहने वाला कोई नहीं, क्योंकि उस डिस्कोर्स में वो नहीं है। ये किताब उस बेचैनी से मेरे भीतर आती है कि नहीं, मैं दिल्ली में अगर रहने का मुझे मौका मिला है और मुझ मेरी एक समझदारी बन रही है, तो मैं उनकी भी कहानी कहूँ, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी कहानी कोई बैठ कर यहाँ कहे। वरना इस पुस्तक मेले में आप खोज कर देखिए, मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ। इस देश में लगभग 9% आदिवासी हैं, ट्राइब। कितनी किताबें ट्राइब के ऊपर आपको मिलेंगी? कितनी किताबें झारखंड और उत्तराखंड के उन जंगलों के ऊपर हैं, पर्यावरण के ऊपर कितनी, अब तो धीरे-धीरे आ रही हैं। उस बीमार, कुपोषण के शिकार वो बच्चे जो पहाड़ों के बीच कहीं आदिवासी जंगल में रह रहे हैं, कोई एजुकेशन ही नहीं है। कोई उनका उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन अलग-अलग तरह का है। कोई पिछड़ा समाज का आदमी कोई खेत में काम कर रहा है, उसकी कहानी कहीं है ही नहीं। तो मैंने उन सारी चीज़ों से ही प्रेरणा ली और मुझे उम्मीद है कि ये जो बेचैन करने वाले जो इसके समर्थक हैं, उन्हें भी नए तर्क देगी कि इसका समर्थन क्यों करना चाहिए और जो इसके विरोधी हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर करेगी कि अच्छा ये भी था, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये किताब तो इसलिए हमने लिखी है। सर, आप ये बताइए कि अगर इन सामाजिक समस्याओं का समाधान लेने का निश्चय आपके हाथ आता, तो आप किस तरह से इनका समाधान करेंगे? बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि समस्या गिनाना तो एक बात है, समाधान क्या है? और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को कहने में कि इस किताब के आखिरी पन्ने उन सवालों के समाधान की तरफ आपको ले जाएँगे, जो शुरुआती पन्नों में मैंने सवाल की तरह उठाए हैं, कि अगर कोई समस्या है, तो उसका समाधान क्या है? एक कोटेशन इस किताब में है कि कपड़ों से गंदगी छिपाई नहीं जाती। अगर आपके शरीर पर कोई गंदगी लगी है और आप उसे कपड़े से ढकेंगे, थोड़ी देर तक वो छिपेगी, लेकिन गंदगी तभी छिपेगी जब वो साफ कर दी जाए। इसके लिए पहले कबूल करना होता है कि गंदगी है। इस देश में, इस समाज में कोई अगर बीमारी है, तो पहले एक्स-रे होगा। हम जाते हैं ना कि हम डॉक्टर के पास गए तो हमने कहा कि हमें दवा चाहिए। तो डॉक्टर पूछेगा किस चीज़ की? तो आप कहेंगे कि ये तो पता नहीं, बस दवा दे दो। तो पैर में दर्द होगा, माथा की दवा दे देगा। तो आप ठीक होने की बजाय और बीमार हो जाओ। तो एक राष्ट्र कैसे चलता है? उसे पहले एक्स-रे करना होता है कि कहाँ कौन-सी चीज़ों की पॉलिसी बनानी है, कहाँ की नहीं बनानी है। कौन अपने हिस्से से ज़्यादा पा गया है, कौन कम खा रहा है।
कि इसके हिस्से में थाली में 10 तरह के व्यंजन हैं और कहाँ 10 लोगों की थाली में खाली है वो। जब ये चीजें होंगी तो पॉलिसी की तरफ जाएंगे। तो ये किताब अपने आखिरी चैप्टर्स में ये एक स्लोगन भी देती है कि जात से जमात क्यों, हम जाति तोड़ें, धीरे धीरे इसे कमजोर करें, हम अपनी जाति पर गर्व करना और दूसरे की जाति के नाम पर गाली देना दोनों बंद करें। और धीरे धीरे पॉलिसी मेकिंग तक जब वो चीजें जाएंगी, एक्सेप्ट करने के बाद, तो उसमें पॉलिसी मेकिंग धीरे धीरे उस समस्या को खत्म करेगी और जाति जनगणना जाति को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। जब जनगणना होगी तो एक्सरे हो जाएगा, फिर पॉलिसी मेकिंग हो तो वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि पाठक जब इस किताब को पढ़ेंगे तो शायद एक सार्थक दिशा में उनको ये जवाब इसमें मिलेगा। शुक्रिया। तो आपका जो विषय है वो तो अपने आप में एक समस्या है जरूर, मगर इस किताब को लिखते वक्त एज अ लेखक आपको क्या समस्या है, क्योंकि ये बहुत ही गहरा विषय है और इस पर सवाल भी बहुत उठेंगे, तो लिखते वक्त आपको क्या समस्या आई इसके बारे में थोड़ा सा हमें पूछिए। अच्छा सवाल है, क्योंकि इस किताब की जरूरत ही तभी आई जब इस तरह की किताबें नहीं थी। अगर आप भी आज गूगल करके पढ़िए तो 2-4 किताबें मिलेंगी जिसमें पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, शायद कुछ कुछ टुकड़ों में आर्टिकल मिल जाएंगे, ढेर सारे आर्टिकल हैं, लेकिन आर्टिकल से कोई एक टॉपिक पर बहुत डीप आपको नॉलेज नहीं मिलता, कोई एक पर्सपेक्टिव मिलता है। इसलिए किताब लिखने का मेरा मन हुआ। दूसरी कि बिल्कुल मुश्किलें आई जिस पर मटेरियल सबसे कम हो और टॉपिक सबसे बड़ा हो, तो उस पर लिखने में हमेशा एक मुश्किल आती है कि आप जो कह रहे हैं वो कितना सही है, कितना उस तरह की चीजों को एड्रेस करता है। मेरी कोशिश ये रही है कि बहुत सारी कहानियां इस देश में पहले से हैं जिस पर काम नहीं हुआ, तो हमने लगभग 6 महीने इसमें खपाए हैं और लगभग 10 साल जो हमने अपनी सोशियो पॉलिटिकल और एकेडमिक लाइफ जी है, उसमें भी जो जो चीजें हम दर्ज करते थे उसको 6 महीने में हमने किताब का फॉर्म लिया। तो उस दरमियान खूब खोजबीन की, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, बहुत सारे आंकड़े अभी और देने होंगे। इस किताब में कोई गलत मिले ऐसा नहीं होगा, कम मिले ऐसा हो सकता है। तो ये किताब पढ़ने के बाद लोगों को ये जरूर महसूस होगा कि अभी ऐसी और किताबें आनी चाहिए। शुक्रिया। तो सर मैं जानना चाहूंगी आपसे, अगर आप अपनी तरफ से आज की युवा पीढ़ी को नहीं सबको भी अगर कोई मैसेज, एक आखिरी मैसेज देना चाहें तो क्या होगा? इस इंटरव्यू का आखिरी मैसेज यही है कि खूब पढ़ें और किताबों से, किसी के लॉजिक से, किसी की समझदारी से इतने नाराज ना हो कि किताब को खारिज करें। एक किताब अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप दूसरी किताब लें।